हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के लेक्चर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिटोमाइसीटीज क्लास की अगली फंजाई पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई, जिसे बोला जाता है ब्लैक स्टेम रस्ट या ब्लैक रस्ट फंगस भी बोलते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये हेटेरोसियस पैरासाइट है। हेटेरोसियस पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे पैरासाइट जिनकी लाइफ साइकिल एक से अधिक होस्ट पर पूरी होती है, उन्हें हेटेरोसियस पैरासाइट बोलते हैं। साथ ही साथ मैक्रोसाइक्लिक और पॉलीमॉर्फिक है। मैक्रोसाइक्लिक का मतलब दीर्घ चक्रीय, जिनकी लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, मैक्रोसाइक्लिक बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिक से मतलब है कि जिसकी लाइफ में डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं। यदि सिस्टमेटिक पोजीशन की बात की जाए, किंगडम माइसिटी, डिवीजन ए मैस्टिकोमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडोमाइकोटेना और डिवीजन बेसिडोमाइसिटीज, क्लास बेसिडोमाइसिटीज, ऑर्डर यूडेनेलीज, फैमिली पक्सीनियेसी और मेंबर जो हमें पढ़ना है इसका पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई। यदि इसकी एक्वारेंस की बात करें तो इस जीनस में लगभग 1800 जातियां हैं जो विश्व के प्रायः सभी भागों में पाई जाती हैं। इंडिया में लगभग इसकी 147 जातियां हैं जो सीरियल क्रॉप जैसे गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा इत्यादि में रस्ट डिजीज कॉज करती हैं। पक्सीनिया ग्रामिनिस गेहूं तथा अन्य सीरियल क्रॉप में ब्लैक रस्ट नामक डिजीज कॉज करती है। यह एक ओब्लिगेट हेटेरोसियस पैरासाइट है जिसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर पूरी होती है। इसका फर्स्ट होस्ट गेहूं होता है और दूसरा स्पोर बनते हैं। यह स्पोर एक निश्चित क्रम में 2 डिफरेंट होस्टेज पर बनते हैं। तो इसकी लाइफ साइकिल में 2 होस्ट पाए जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड होस्ट। फर्स्ट या मेन होस्ट जो इसका व्हीट है, जिस पर 2 प्रकार के स्पोर बनते हैं। एक स्पोर सॉइल पर बनते हैं और बाकी के 2 स्पोर सेकंड होस्ट बारबेरी पर बनते हैं। यदि हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल में मिलने वाले स्पोर्स की, तो इसकी पहली स्टेज जो होती है वो यूरियल स्टेज होती है, जिसमें यूरिडोस्पोर का निर्माण होता है। ये भी प्राइमरी होस्ट पे होती है। दूसरी स्टेज जो होती है वो टीलियल स्टेज होती है, जिसमें टेरिटोस्पोर बनते हैं और ये भी व्हीट पर या प्राइमरी होस्ट पर होती है। फिर तीसरी स्टेज जो होती है इसकी लाइफ साइकिल में होती है बेसिडियल स्टेज, और ये बेसिडियल स्टेज सॉइल पर होती है। इसमें बेसिडियोस्पोर बनते हैं। बाकी की 2 स्टेजेस जो होती हैं, पिक्निडियल स्टेज जिस पर पिक्नियोस्पोर्स बनते हैं, एसिडियल स्टेज जिस पर एसियोस्पोर बनते हैं, ये दोनों सेकेंडरी होस्ट बारबेरी पर होती है। अब एक एक करके क्रम में इन स्टेजेस को पढ़ेंगे। सबसे पहली स्टेज हम पढ़ते हैं यूरिडल स्टेज। यूरिडल स्टेज के सिम्टम्स क्या हैं, ये किस प्रकार के माइसीलियम से बनती है, इसमें कैसे स्पोर्स बनते हैं, उनके स्पोर के जर्मिनेशन से किस प्रकार दूसरे प्रकार का माइसीलियम बनता है या उससे किस प्रकार के स्पोर बनते हैं। तो यूरिडल स्टेज के यदि हम सिम्टम्स की बात करें, इस डिजीज के होस्ट पर प्रथम लक्षण अंडाकार रस्ट कलर के रूप में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें यूरिडिया यूरिडोसोराई कहते हैं। मतलब लीफ पर वीट के जो एपिडर्मिस के नीचे इकट्ठा हो जाता है तथा रस्ट कलर के यूरिडोस्पोर बनाता है। प्रत्येक यूरिडोस्पोर एक लंबी यूनिसेलुलर स्टॉक्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसके एपेक्स पर अंडाकार यूनिसेलुलर बॉडी होती है। यह डाइकैरोटिक होते हैं। इसकी आउटर वॉल को एक्साइन तथा इनर वॉल को इंटाइन कहते हैं, जिस पर जो आउटर वॉल एक्साइन होती है, जिस पर चारों ओर बराबर दूरी पर जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से लीफ पर देखिए होस्ट लीफ एपिडर्मिस रप्चर्ड हो जाएगी और उसके अंदर डाइक्रोटिक माइसीलियम होगा जो होस्ट सेल को घेरे हुए होगा, यानी कि होस्ट सेल की इंटरसेलुलर स्पेसिस में ये जो माइसीलियम है फैला हुआ है, ये डाइक्रोटिक माइसीलियम है। ये जो रेड कलर की रिप्रेजेंट की गई हैं वो होस्ट सेल हैं और ये वाली होस्ट की रप्चर्ड एपिडर्मिस है। जब बहुत सारा माइसीलियम एपिडर्मिस के नीचे इकट्ठा हो जाता है तो ये एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है और इन माइसीलियम से यूरिडोस्पोर का निर्माण होता है।
यह इरिडोस्पोर एक्सपोज हो जाते हैं। प्रत्येक इरिडोस्पोर एक डाइकैरोटिक सेल दिखाई दे रही है। आउटर वॉल एक्साइन है, इंटाइन है, इन स्टॉक स्ट्रक्चर है। किस प्रकार से एक सेल का स्ट्रक्चर, एक इरिडोस्पोर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये बॉडी, ये स्टॉक है, ये जर्म पोर है, ये एक्साइन वाला पोर्शन है, अंदर वाला इंटाइन है, ये स्टॉक वाला पोर्शन है। इस प्रकार एक सिंगल इरिडोस्पोर दिखाई देता है। अब इस इरिडोस्पोर के जर्मिनेशन से जो नेक्स्ट स्टेज आती है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि हम इरिडोस्पोर की बात करें तो ये जो इरिडोस्पोर होता है पक्सीनिया की लाइफ साइकिल में सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि इसमें री इन्फेक्शन की पावर होती है। ये फिर से जो हेल्दी वीट क्रॉप है उसको नष्ट कर सकता है, उसको इन्फेक्ट कर सकता है। इस पैरासाइट की संपूर्ण लाइफ साइकिल में इरिडो स्टेज सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि इस स्टेज में दोबारा गेहूं को इन्फेक्ट करने की क्षमता होती है। हवा के द्वारा डिस्पर्स स्पोर जब किसी हेल्दी वीट की लीफ पर गिरते हैं तब जर्म पोर द्वारा जर्मिनेट करते हैं, और ये जो जर्म ट्यूब है वो होस्ट के स्टोमेटा के थ्रू होस्ट के अंदर एंटर कर जाएगी और वहाँ पर नया माइसीलियम का निर्माण करेगी। जैसे हम इसको लीफ मान के चलें तो ये स्टोमेटा वाला जो पोर्शन है, यहाँ कोई जैसे स्पोर गिरा, स्पोर से इसकी क्रॉप थी वीट की, उसको भी इन्फेक्ट कर देती है। तो इस प्रकार इसकी एक फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुई, इरिडो स्टेज, जिसके सिम्टम्स हमने देखे, ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं। किस प्रकार का माइसीलियम होता है, इंटरसेलुलर ब्रांच डाइक्रोटिक माइसीलियम होता है, और इससे किस प्रकार इरिडोस्पोर बनते हैं, इरिडोस्पोर का स्ट्रक्चर कैसे होता है और इरिडोस्पोर का जर्मिनेशन कैसे होता है। अगली स्टेज आती है टीले स्टेज। टीले स्टेज भी इसी एक्चुअल में इसी माइसीलियम से डेवलप होती है। जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती रहती हैं तो यही माइसीलियम अब तक जो इरिडोस्पोर बना रहा था वो टेरिडोस्पोर बनाने लगता है। देखते हैं, भारत के मैदानी भागों में जहां गेहूं की खेती अधिकतम होती है, फरवरी के मध्य से टेम्परेचर का बढ़ना शुरू हो जाता है, जो इरिडोस्पोर के लिए उपयुक्त नहीं होता। यानी कि जो इरिडोस्पोर थे वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते इस टेम्परेचर पर। अतः यही माइसीलियम थिक वॉल्ड बाइसेलुलर डाइकैरोटिक टेरिडोस्पोर बनाने लगता है। मतलब इसी जो माइसीलियम इरिडोस्पोर बना रहा था वही क्या बनाने लगता है, टेरिडोस्पोर बनाने लगता है। प्रत्येक सेल में एक जर्म पोर होता है, मतलब ये बाइसेल्ड स्ट्रक्चर है और प्रत्येक सेल में इसके जर्म पोर होता है। इन ब्लैक स्पोर के बनने के कारण ही इस डिजीज का नाम ब्लैक रस्ट पड़ा, क्योंकि ये जो टेरिडोस्पोर होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, उनके ब्लैक कलर के होने के कारण ही इस डिजीज का नाम ब्लैक रस्ट रखा गया। इस स्टेज के मेच्योर होते ही गेहूं की फसल काट ली जाती है और अधिकांश जो टीलिया होते हैं वो खलियानों में जाकर नष्ट हो जाते हैं, जबकि कुछ टीलिया जो होते हैं गेहूं के स्टेम पर जो स्टंप होता है उसका जो ठूट होती है वहाँ पर बचे रह जाते हैं, वो कुछ खेत की मिट्टी पर गिर जाते हैं। तो किस प्रकार से जैसे ये जो अब तक जो रेड कलर के स्पोर थे वो धीरे धीरे ब्लैक कलर के स्पोर में बदल जाते हैं। और इसकी यदि इन्फेक्टेड एरिया की टीएस काट कर देखी जाए तो ये रप्चर्ड एपिडर्मिस है, होस्ट सेल्स को घेरे हुए डाइकैरोटिक माइसीलियम, और डाइकैरोटिक माइसीलियम से बनते हुए टेरिडोस्पोर। टेरिडोस्पोर बाइसेल्ड स्ट्रक्चर होता है, थिक वॉल्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है, और प्रत्येक सेल में 2 न्यूक्लियाई इसके होते हैं, और प्रत्येक सेल में एक जर्म होगी, बाइसेल्ड स्ट्रक्चर होगा, प्रत्येक सेल में डाइकैरियोन होगा। अब ये जो बेसिडोस्पोर हैं, जो टेरिडोस्पोर हैं, ये खेत खलियान में जाकर मतलब रह जाते, स्टे करने लगते हैं। अब जो तीसरी स्टेज इस पैथोजन की होती है वो मिट्टी के ऊपर होती है, ऑन सॉयल या स्टम्प के ऊपर। तो तीसरी स्टेज की बात करते हैं, स्टेज ऑन सॉयल। सॉयल में पड़े हुए टेरिडोस्पोर की सेल कैरियोग्योमी द्वारा एक सिनकैरियोन बनाती है। और यदि जर्मिनेशन की बात करें तो अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक टेरिडोस्पोर नमी एब्जॉर्ब करके फूलता है, जैसे कंडीशंस नॉर्मल होती हैं। इनके जो दोनों न्यूक्लियाई पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, और उनमें क्या हो जाता है, वो फ्यूज होकर चारों न्यूक्लियाई इस बेसिडियम में बराबर दूरी पर अरेंज हो जाते हैं, और उसमें क्या बन जाते हैं, सेप्टा बन जाते हैं। जो बेसिडियम है, जो 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें सेपरेशन होने लगता है, इस प्रकार के जो बेसिडियम को नाम दिया गया है वो दिया गया है फ्रैग्मोबेसिडियम। फ्रैग्मोबेसिडियम नाम दिया गया है।
यानी कि जो पक्सिनिया होता है उसमें फ्रैग्मोबेसिडियम पाया जाता है, जिसकी प्रत्येक सेल से पैक लाइक स्टिग्मेटा बनते हैं। पैक का मतलब होता है खूंटी जैसे, स्टिग्मेटा का मतलब प्रांगुल बनते हैं, जिसके एपेक्स पर बेसिडियोस्पोर बनते हैं। क्या देखते हैं किस प्रकार, जैसे ये टेरिटोस्पोर है, इसकी जो दोनों न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज होकर कैरियोगेमी में दोनों फ्यूज होकर सिनकैरियोन बनाते हैं। इनमें मियोसिस हुआ, मियोसिस से 4 हैप्लॉइड स्पोर बने। ये 4 हैप्लॉइड स्पोर जो होते हैं, ये जो बेसिडियम का काम कर रही है जर्म ट्यूब, उसमें अरेंज हो जाते हैं, सेप्टेशन हो जाता है और चारों न्यूक्लियाई वहाँ पर अरेंज हो जाते हैं। इस प्रकार का जो बेसिडियम होता है वो फ्रैग्मोबेसिडियम कहलाता है। और ये जो न्यूक्लियाई हैं इससे ये खूंटी जैसे स्ट्रक्चर जो होता है इसे स्टिग्मेटा कहते हैं, इससे ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर बेसिडियोस्पोर में चले जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक बेसिडियम से 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यानी कि 2 पॉजिटिव स्ट्रेन के 2 नेगेटिव स्पोर के स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर बन जाते हैं। यानी कि तीसरी स्टेज कंप्लीट होती है जो सॉइल के ऊपर होती है, और जो टेरिटोस्पोर के जर्मिनेशन से दोनों सारे स्पोर एक दूसरे के कोरिलेट कर रहे हैं कि पहले वाला स्पोर दूसरे स्पोर को बना रहा है, दूसरे वाला तीसरे स्पोर को बना रहा है। तो इस प्रकार जो टेरिटोस्पोर है उसके जर्मिनेशन से बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है।